तो आप सोचो कि वहां पर भी चीन ने उनका साथ नहीं दिया, जबकि उम्मीद उनको ये थी कि एटलीस्ट चीन जो है वो उनके साथ खड़ा दिखाई पड़ेगा, उसमें चीन ने साथ नहीं दिया। और वहां जब सिक्योरिटी काउंसिल की वार्ता हो रही थी तो सिक्योरिटी काउंसिल वार्ता के दौरान, चूंकि ग्रीस अध्यक्षता कर रहा है इस समय, उन्होंने कहा कि भाई आप लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद आपके हैं कि नहीं है ये बताओ। कि ये भाषा उनकी, हो सकता दिल में अभी भी पाकिस्तान की सिंपैथी हो, अंदर से दिल पाकिस्तानी धड़कता हो, लेकिन उनको ये मालूम है कि आप जो नेशनल सिक्योरिटी है ना, या फिर नेशन फर्स्ट की मोदी जी की पॉलिसी, उसके अगेंस्ट में लेश मात्र भी बोलेंगे तो आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। कहते थे लोग कि दो न्यूक्लियर पावर लड़ रही हैं। अब तो मैं कल से सुन रहा हूँ, एक आध ने किसी ने बोला तो बोला, जनरली वो नहीं बोल रहे न्यूक्लियर पावर उनकी फिस हो गई। और वो मोदी जी ने जब बालाकोट किया था ना, तभी कहा था हो गई फिस, न्यूक्लियर 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 चिल्ला रहे थे। भाई हमारी इंटेलिजेंस भी कुछ काम कर रही होगी, ये पता कर रही होगी कि इनका बम डिफ्यूज़ हो गया, कि अभी जंग लग गई है, कि अभी रखा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर का तो सरप्राइज था ही, मेरे ख्याल में एक और सरप्राइज पाकिस्तान को लगा होगा कि उनको अलग इंटरनेशनल रिएक्शन की उम्मीद थी। उनको लगा कि भाई अब वो जाके चलाएंगे, देखिए अब विक्टिम हो गए, अब तक तो नहीं थे विक्टिम, अब तो विक्टिम हो गए, तब तो हमारी टेरिटरी में बहुत अंदर तक घुस के आ गए। लेकिन मेरे ख्याल में चीन की जो भाषा है वो भी भारत के लिए मेरे ख्याल में बहुत चौंकाने वाली है, क्योंकि वो उसमें कहीं भी ये नहीं लग रहा कि वो पाकिस्तान के साथ किसी भी लेवल पर जाके खड़े होंगे। छिपके हथियार दे दे, पैसे दे दे, वो बात अलग है। तुर्की की भाषा भी सॉलिडेरिटी की भाषा है, इंडिया की ऑपरेशन को प्रोवोक्ड एस्केलेशन कहा है, लेकिन उसमें भी सॉलिडेरिटी है और डी एस्केलेट करने की बात कही गई है। बाकी का तो जो दिखाया उसमें स्पष्ट है कि वो भारत के साथ खड़े हैं कहीं भी। यानी ये जो है, ये भी झटका पाकिस्तान कितना सह पाएगा, देखने वाली बात होगी। सोचने की बात है कि जो हमारे खिलाफ हमेशा से वीटो इस्तेमाल करता था, यहाँ से शुरू करते हैं। मतलब चाइना के रिएक्शन को सिक्योरिटी काउंसिल में देखिए। सिक्योरिटी काउंसिल में 2 दिन पहले, जिस दिन हमने ये किया उससे 1 दिन पहले, सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान इस समय अस्थायी सदस्य है, उसने एक प्रस्ताव रखा भारत से वार्ता करने का, जो हमेशा करते हैं, ये जो नीचता करके जाते हैं और फिर सॉलिडेरिटी दिखाते हैं। तो आप सोचो कि वहां पर भी चीन ने उनका साथ नहीं दिया, जबकि उम्मीद उनको ये थी कि एटलीस्ट चीन जो है वो उनके साथ खड़ा दिखाई पड़ेगा, उसमें चीन ने साथ नहीं दिया। और वहां जब सिक्योरिटी काउंसिल की वार्ता हो रही थी तो सिक्योरिटी काउंसिल वार्ता के दौरान, चूंकि ग्रीस अध्यक्षता कर रहा है इस समय, उन्होंने कहा कि भाई आप लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद आपके हैं कि नहीं है ये बताओ। मतलब इसका जवाब दो, बाकी का जवाब मत दो, लश्कर आपका है कि नहीं है। मैंने उस दिन भी साफ कहा था, इंटरनेशनल सिनेरियो इस समय भारत के पक्ष में खड़ा है। सिक्योरिटी काउंसिल का जो भाषा थी, और पाकिस्तान का ना फेवर में ना अगेंस्ट में रेजोल्यूशन माना ही नहीं, उन्होंने प्रस्ताव माना ही नहीं, वार्ता के लिए प्रस्ताव नहीं माना। जबकि ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है सिक्योरिटी काउंसिल में कि अगर कोई कंट्री कहता है हम वार्ता करना चाहते हैं तो वो प्रस्ताव पास करते हैं, कहते हैं वार्ता करो। वार्ता का प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उस पर कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। इसका मतलब यह था कि 5 स्थायी सदस्य यूनानिमसली आपके साथ खड़े हुए हैं। उनकी कोई पॉलिटिकल मजबूरियां हो सकती हैं जिसमें वो इधर उधर थोड़े आए बाएं हों, लेकिन बाकी के 9, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, बाकी के 9 भी एक भी इनके पक्ष में खड़े दिखाई नहीं दिए। मतलब एक स्टेटमेंट आधा सा नहीं आया। तो अब उम्मीद ये की जा सकती है कि जो विश्व की 5 बड़ी महाशक्तियां हैं उनमें से 3 तो बहुत बड़ी शक्तियां हैं। हम अमेरिका की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप का कितना सधा हुआ बयान आया, उन्होंने कहा मुझे उम्मीद थी ऐसा होने वाला है, हम अनुमान लगा सकते थे कि ये होगा, हम अनुमान लगा सकते थे ये होगा। ये किस पर कह रहे होंगे? वो मोदी जी की मानसिकता पे कह रहे होंगे कि जो व्यक्ति शासन कर रहा है हिंदुस्तान में उसकी मानसिकता क्या है, क्या वो छोड़ेगा या छोड़ सकता है। इसलिए उन्होंने कहा भाई मैं तो अभी भी आया, ओवल ऑफिस में घुसा। मतलब आप सोचो, जो व्हाइट हाउस में रहता है व्यक्ति, व्हाइट हाउस में अपडेट का मतलब सरकार वहां व्हाइट हाउस से चलती है, वहां संसद से सरकार नहीं चलती। और व्हाइट हाउस ही सारी उनकी जो सीआईए और ये सबका अड्डा व्हाइट हाउस है। एक आदमी व्हाइट हाउस में रह रहा है, वो कह रहा है मैं ओवल ऑफिस में घुसा, वैसे ही लोगों ने मुझे बताया। यानी कि वो तो सिरे से इग्नोर कर रहा है कि ये कोई घटना ही इस तरह की नहीं, इन घटनाओं को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, ये तो होना ही है।
हम इसको माइंड भी नहीं करते। वो पाकिस्तान का संकट होगा, वो इंटरनेशनल हम नहीं मानते, क्योंकि हमारी पॉलिसी भी वही है। तो जैसे वो बोले ओवल ऑफिस में मैं घुसा और घुसते ही लोगों ने मुझे बताया, तो मुझे लगा कि उम्मीद तो ऐसी थी। यानी कि ट्रंप अगर मोदी जी ये ना करते तो विश्व हम पर थूकता कि भाई ये अदनान सा कंट्री तुम्हारा ही अपना बच्चा है, आतंकवाद से पीड़ित है, आतंकवादी तैयार करता है और तुम ये कुछ ना कर पाए, और विश्व साथ में खड़ा है। ये 1947 की सिचुएशन नहीं है, ये 1965 की सिचुएशन भी नहीं है, ये 1971 की सिचुएशन भी नहीं है। ये सिचुएशन तो यूनिक है पिछले भारत की मतलब ये नए संविधान से, यूनिक सिचुएशन। इसलिए उम्मीद पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन दुष्ट कब तक उम्मीद कर सकता है, कितनी उम्मीद कर सकता है? एक तरफ आप दुष्टता दिखाते रहो और दूसरी तरफ डिप्लोमेटिकली भी फेल हो गए हो। आप विश्व को यह बता रहे हो कि हम तो आतंकवादी तुम्हारे कहने पे तैयार कर रहे थे। ये जो आतंकवादी हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, हिंदुस्तान पर हमला कर रहे हैं, ये तो पहले अमेरिका ने उनको सपोर्ट किया था, तो अब तो वो प्रोटेक्शन हो गया, वो कर रहे हैं, हम क्या करें, अब हम खुद ही पीड़ित हैं। तो तुम एक्यूज कर रहे हो अमेरिका को, आप पश्चिमी देशों को कर, कौन खड़ा दिखाई पड़ेगा? ना तो आपके पास डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, और ना ही आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है, ना ही आपके पास कोई व्यापारिक वो है, और ना ही आपके पास सभ्यता है, सिविलाइजेशन भी आपके यहाँ नहीं है। आप तो मतलब सिरे से अंदर ही नहीं संभाल पा रहे, कोई समझ ही नहीं आ रहा। आपको याद है ट्रंप ने क्या कहा था मोदी जी से जब बात हुई कि भाई पाकिस्तान में बात किससे करें, ये समझ नहीं आता। ये ट्रंप 1 में कि सेना से बात करें, कि आईएसआई से बात करें, कि सरकार से बात करें। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि CNN हो, स्काई न्यूज़ हो, BBC हो, वहाँ भी भाषा जो है वो पाकिस्तान को ग्रिल करने की है। एक चीज़ ये, हमने जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें, इससे पहले जितने भी ऑपरेशन हुए हैं उसमें हमेशा एक सवाल हमारी विपक्षी पार्टी लगातार उठाती थी, ये तो भाई फॉल्स ऑपरेशन है और सबूत नहीं है, ये नहीं। इस बार तो ड्रोन के वीडियोस हमारे पास हैं, सबूत भी हैं, और बहावलपुर में तो जो की हुआ है उसमें तो मेरे ख्याल में अब सबूत की जरूरत दूर वो तो पाकिस्तान खुद ही दिखा रहा। तो उसमें तो सबूत की जरूरत नहीं है। उनकी सरकार बाद में पहुंची, जनता जाकर वहां वीडियो बना रही थी। हाँ, ये मतलब हमारे देश में जो आवाजें उठती थी उस पर भी एक बड़ी स्ट्राइक हुई है। देखिए, हमारे देश में जो आवाज उठती थी उनको 2019 के चुनाव के बाद समझ आ गया कि ये भाषा उनकी, हो सकता दिल में अभी भी पाकिस्तान की सिंपैथी हो, अंदर से दिल पाकिस्तानी धड़कता हो, लेकिन उनको ये मालूम है कि आप जो नेशनल सिक्योरिटी है ना, या फिर नेशन फर्स्ट की मोदी जी की पॉलिसी, उसके अगेंस्ट में लेश मात्र भी बोलेंगे तो आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। वो सुपड़ा साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए हम अगर एविडेंस ना भी लाते, हालांकि जैसा मैंने कहा कि हम वहाँ युद्ध करने गए तो हम खुला चैलेंज देकर गए, ऐसा नहीं है कि हम छुप कर गए हों। ये तो हमने पटना की रैली में मोदी जी ने मतलब एक इंग्लिश भाषा में इंटरनेशनली सबको बता दिया था कि देखो हम छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए कोई में से कहने भी मत आना। अपनी किसी को बेइज्जती करवानी हो तो मोदी से बात करे, जिसको बेइज्जती ना करवानी हो तो वो चुपचाप रहे। वो उन्होंने संदेश दे दिया था और हम कह के गए। फिर अमित शाह जी ने, राजनाथ जी ने, सबने एक सुर में कहा था कि इंतज़ार करो थोड़ा सा, हम करेंगे, और पाकिस्तान को बता रहे थे तुम्हें हम जवाब देंगे। तो वो जो किया उसके साथ एविडेंसेस आ गए। वो सिर्फ सेना के शौर्य का हमको, यानी कि सिविलियंस को थोड़ा आनंद लेने का साधन है, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो हमारे आनंद के लिए कि भाई वाकई में हमारी सेना किस प्रकार का शौर्य दिखाती है। और मजे की बात है, इसी समय पर एक फिल्म आई स्काई फोर्स, अक्षय कुमार की, 1965 में यही इसी तरह का एक छोटा ऑपरेशन शास्त्री जी ने किया था। और वो स्काई फोर्स ने बता दिया कि हम मतलब लोग, मुझे लगता है कि मैंने भी उसको 2-3 बार इस समय देखा कि भाई कैसे होती है स्ट्राइक, कैसे करते हैं, कैसे हमारे एयरफोर्स काम करती है। तो वो सारा माहौल ऐसा लग रहा है कि परमात्मा इस समय बना रहा है कि भाई पाकिस्तान का ये 3 नए देश बनने वाले हैं एशिया में, और उनको एंजॉय करिए। इसी में जुड़ा हुआ एक जो स्ट्राइक के बाद एक बड़ी स्ट्राइक बलूचिस्तान में हुई है, पहले भी होती रही है, लेकिन
बीएलए ने बड़ा हमला किया है पाकिस्तानी आर्मी सैनिकों पर और 7 सैनिक मारे गए हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो वहाँ के विद्रोही हैं उनको भी समय की एक्यूरेसी का अंदाज़ा हो गया है कि ये सही समय है। फुल फोर्स के साथ जो उनकी तैयारी है, उनकी भी तैयारी पूरे प्लान के साथ रही होगी कि वो उधर करें। तो कहीं ना कहीं क्या पाकिस्तान को ये अब इशारा होगा कि अगर वो उस रेटरिक में जो उन्होंने संसद में दिया है जब की सरकार ने कि हम तो जवाब देंगे, अपनी मर्जी से देंगे, अपने समय से देंगे, अब वो राइट उनका है, तो ऐसा लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी अ सुसाइडल ऑपरेशन फॉर पाकिस्तान। तो क्या ये संभव है और उसमें क्या रास्ता? देखिए क्योंकि यहाँ पर एक चीज सवाल जो पाकिस्तान की हर दूसरी लाइन में होता है वो है न्यूक्लियर वेपन। वो कुछ है नहीं, और अब उसको पूरे विश्व में जो कल से मीडिया की रिपोर्टें चल रही हैं उनमें कोई न्यूक्लियर पावर अब नहीं कह रहा पाकिस्तान को। कहते थे लोग कि दो न्यूक्लियर पावर लड़ रही हैं, अब तो मैं कल से सुन रहा हूँ एक आदमी किसी ने बोला तो बोला, जनरली वो नहीं बोल रहे न्यूक्लियर पावर उनकी फेस हो गई। और वो मोदी जी ने जब बालाकोट किया था ना तभी कहा था हो गई फेस, न्यूक्लियर 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 चिल्ला रहे थे। भाई हमारी इंटेलिजेंस भी कुछ काम कर रही होगी, ये पता कर रही होगी कि इनका बम डिफ्यूज़ हो गया कि अभी जंग लग गई है कि अभी रखा हुआ है। खैर, एक चीज़ सदैव हिस्ट्री बताती है, जब केंद्रीय शासक कमजोर होता है तो डिसइंटीग्रेशन होता है, और जब केंद्रीय शासक मजबूत बैठता है तो इंटीग्रेशन होता है। भारत का एटलीस्ट 4 से 5 बार का तो इतिहास लिखित है। मौर्य जब आए तो डिसइंटीग्रेटेड था, अशोक ने आके उसको, पहले चंद्रगुप्त ने और फिर तीसरी पीढ़ी में अशोक ने आके उसको किया। अशोक की कई पीढ़ियां चली तो फिर डिसइंटीग्रेशन हो गया। फिर पुष्यमित्र शुंग आया, उसने कोशिश करी कि मिलाया जाए। फाइनली गुप्त जब बैठे तो उन्होंने फिर भारत एक बनाया। गुप्तों के भारत एक बनाने के बाद जब गुप्त गए, उनका शासन खत्म हुआ 200-250-300 साल का, तो फिर भारत में राजपूत शासन आया और 3 भारत बने। और उनमें भी फिर कई एक, आज भी वो राजा जीवित हैं कि भाई राजस्थान में चले जाओ तो आप उसमें टोकरी में भर लो राजा कितने वहाँ हुए हैं, कुछ तो ऐसे ही हैं, मतलब तमाम। तो डिसइंटीग्रेशन हुआ, आक्रांता आए, उन्होंने भी पूरी कोशिश की इंटीग्रेशन करने की, हालांकि वो कर नहीं पाए क्योंकि मराठे यहाँ पर बैठे हुए थे, हम लड़ रहे थे लगातार। फिर ईसाई आए, ईसाइयों ने फिर इंटीग्रेशन कर लिया, और ईसाई जब गए तो फिर डिसइंटीग्रेशन हुआ। पाकिस्तान उसी का हिस्सा है, म्यांमार उसी का हिस्सा है, बांग्लादेश आज का उसी का परिणाम है। अंग्रेज़ों के श्रीलंका, अंग्रेज़ों के जाने बाद तिब्बत, ये सब धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो गए। हमने 70-75 साल बाद पहला शासक ऐसा बैठा देश में जो इंटीग्रेशन पर काम कर रहा है। अब इसको डिसइंटीग्रेशन पर तो नेहरू जी खूब करते रहे, कभी बेरूबती रियासत उनको दे दी तो कभी ये उनको दे दिया तो फ्री बांटते रहे। कभी उनका विचार था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान चला जाएगा तो क्या बुरा है। पाकिस्तान बन गया और उस समय कांग्रेस यहाँ पर पावर में थी और उसके बावजूद पाकिस्तान बन गया, तो ये तो उनकी या तो नाकामी कहिए या उनकी पॉलिसी कहिए कि भाई डिसइंटीग्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2014 मैं कहता हूँ वो 1996 में पहला शासक बैठा था वाजपेयी जी के रूप में, उन्होंने कारगिल करके एक ट्रेलर दिया था। 2014 में सरकार बैठी जो सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटीग्रेशन को ध्यान में रख के बैठी है। अब इसके जो इतिहास बताता है वो क्या है। अच्छा, इसके साथ जो बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के रहते हैं वो है रिलीजन का क्वेश्चन, कि भाई हम रिलीजियसली उनको कैसे झेलेंगे। रिलीजन भी कई बार चेंज हुआ, भारत का रिलीजन कई बार चेंज हुआ। आप अगर वाइट पेपर पढ़ेंगे तो 59% या 49% ईसाई बताते हैं वो भारत में, जो उनकी जनगणना की जिसकी हम बात कर रहे हैं। हालांकि वो उसको क्रिप्टो बता देते हैं, इन पाइपलाइन बता, लेकिन वो बताते हैं कि 49% लोग भारत में ऐसे हैं जो ईसाइयत को फॉलो करते हैं और हम भविष्य में पूरा ईसाई बना देंगे। हम उसको यही मान के चलते हैं कि उस समय लोग पूजा पाठ कम कर दिए थे, घरों में पूजा शुरू कर दी थी, मंदिरों में जाना बंद कर दिया था। मुसलमानों के समय पर, ईसाइयों के टाइम पर लोग कहने से घबराते थे कि मैं हिंदू हूँ,
लोग कहने से ये घबराते थे कि ये आज से 10 साल पहले भी ये चलता था कि नहीं नहीं भैया हम तो धर्म वर्म पर विश्वास नहीं करते। तो पूजनीय सरसंघ चालक जी उस समय कहा करते थे कि भाई कई प्रकार के हिंदू, एक तो कहता है ठोक कर विवेकानंद की तरह गर्व से कहो हम हिंदू हैं, एक कहता है कि भाई हिंदू हैं तो लेकिन बोलेंगे नहीं, और एक कहता है कि नहीं नहीं हम तो सेकुलर हैं, और एक कहता है हम तो धर्म पर विश्वास ही नहीं करते, हैं सारे हिंदू। इतने प्रकार के हिंदुओं में हिंदू पैदा हो गए। आज लोग कहने लगे हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये भारत में चलने लगा। मुस्लिम बहुत बड़ी तादाद में ये कहने लगा कि अब हमारे पूर्वज भी हिंदू थे। ये सब कुछ बता रहा है कि भारत में रिलीजन भी पूरा पूरा चेंज होता रहा। मुसलमान जब बैठे तो उन्होंने सिर्फ इस्लामिक शासन चलाया, ईसाई जब बैठे तो उन्होंने ईसाइयत के हिसाब से शासन चलाया। आप सोचो जब अशोक बैठे तो उन्होंने हिंदुज्म का ही एक नया रूप बुद्धिज्म भारत में कर दिया। बुद्धिज्म से फिर से हम डेविएट हुए, फिर हम शैव हो गए। तो शैव, वैष्णव, ये हालांकि वो हमारे ग्रुप हैं, वो सब फाइनली हिंदू कहते हैं, लेकिन अगर मैं बड़ों की बात करूं, सीथियन की बात कर लीजिए, पर्शियन की बात कर लीजिए, वो सब भारत में आकर हिंदू हो गए। आप कनिष्क को ले लो, सब भारत में आकर हिंदू हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि भारत के इंटीग्रेशन के साथ साथ जब कोई शासक ऐसा बैठता है जो भारत को इंटीग्रेट करेगा, इंटीग्रेशन के साथ साथ रिलीजियस इंटीग्रेशन भी होता है। रिलीजियस इंटीग्रेशन तभी होता है जब शासक स्ट्रांग बैठता है। भारत में इस समय की जो सरकार है और उनकी जो उप सरकारें हैं, उप सरकारें मतलब राज्यों की सरकारें हैं, वो प्रतिबद्ध हैं, दृढ़बद्ध हैं कि कोई भी सिचुएशन आ जाए हम उसको हैंडल करने को तैयार हैं। हम वो नहीं ये कह देंगे तो वो कर देंगे, हम 370 छू लेंगे तो वहां गृह युद्ध हो जाएगा, हम 370 छू देंगे तो घर में गृह युद्ध हो जाएगा, हम 370 छू लेंगे तो जम्मू कश्मीर में आग लग जाएगी। इस तरह की बात करने वाले ये लोग नहीं हैं। ये 100% आबादी पर भी एक्शन लेने वाले लोग। तो अब जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है और जो बांग्लादेश के साथ हो रहा है, ये कहीं 1947 का दोबारा इंटीग्रेशन तो नहीं हो रहा विद द रिलीजियस इंटीग्रेशन। परिस्थिति यही बता रही है। पाकिस्तान, मैं बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान और बांग्लादेश गलती करे तो ये इंटीग्रेशन दोबारा भारत की खास बात यह है कि वो सब कॉन्टिनेंट को 400-500 साल में एक बार जरूर बना लेता है, एक कर लेता है। ये इतिहास है भारत का कि 400-500 साल से ज्यादा ये डिसइंटीग्रेट देश नहीं रहा, ये सदैव इंटीग्रेट हुआ है। और इसमें विभिन्न प्रकार के नौजबिल्ले पैदा होते रहे हैं, अलग अलग रिलीजियस समुदाय चलते रहे, अलग अलग थॉट चलते रहे, लेकिन फाइनली शासक एक स्ट्रांग बैठा और उसकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी, मैं मानता हूं मोदी जी की दूसरी पीढ़ी चल रही है। पहली पीढ़ी वाजपेयी जी की, दूसरी पीढ़ी मोदी जी की चल रही है। मोदी जी ने वो अलग जगह दी है। भविष्य ये बताएगा उनके बाद भी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक होगा या नहीं होगा। रिलीजियसली लोग वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, लोगों को वापस आना होगा। कभी भी रिलीजन चेंज होता है तो उनके मन में, सीधी सी बात है, मेरा भी रिलीजन कोई बात करेगा तो कुछ दिन उसका हमको रिग्रेशन रहता है, कुछ दिन रेजिस्टेंस रहता है, लेकिन फाइनली समझ में आता है कि जिस रिलीजन में वो लोग रह रहे हैं वो तो आतंकवादी पैदा कर रहे हैं, तो क्या करें। तो लोगों को भविष्य अपने बच्चों का देखना होता है और उसको वापस लाना होता है। इसलिए पाकिस्तान टूटेगा। ये जो वहाँ हो रहा है ना, विश्व समुदाय शांत है, परमात्मा ऊपर से फूल बरसा रहा है, देवता आपके साथ खड़े हुए हैं, शासक आपका स्ट्रांग है, उसके उपशासक, उसका जो साथ देने वाले उसके सेनापति हैं, वो सब एक सुर में बात कर रहे हैं। देश के अंदर जो रेजिस्टेंस था वो खत्म हो गया है। देश के अंदर जो इस्लामिक रेजिस्टेंस था वो खत्म हो गया है। देश के अंदर जो अपोजिशन का रेजिस्टेंस था वो खत्म हो गया है। ये क्या बता रहा है? ये इशारा कर रहा है कि इतिहास चाहता है कि वो भारत को फिर, बृहत्तर भारत को फिर एक बनाकर खड़ा करे। ये वो परिस्थिति बन रही है। निश्चित तौर पर ये अभी के तौर पर हाइपोथेटिकल प्लान के तौर पर हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन अभी इमीडिएट चैलेंज है वो, उससे मोदी सरकार कैसे निपटती है, उसके लिए तो कम से कम भारत तैयार दिखाई देता है। किसी भी मिस एडवेंचर के लिए, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की जो छवि है, भारत की जो इमेजरी है, उसमें कहीं नहीं किसी तरह का डेंट ना पड़े, इसको लेकर भारत पूरी तरह तैयार है। अब आगे रोज नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।